हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आखिरकार कई दिन इंतज़ार करने के बाद हमारा 100,000 ऑफ क्यूरिफाइंग स्टेज के एनिमे सीरीज के एपिसोड आने लगे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम एंसेस्टर जियांग को देखते हैं, जो कि अपने आप को एक अलग की जगह में देखकर सबसे ज़्यादा हैरान थे। फिर वो स्नैप करके उस जगह को डिस्ट्रॉय करने ही वाले थे कि तभी अचानक वहाँ व्हील चेयर पर एक आदमी काफ़ी तेजी के साथ एंसेस्टर के पास आता है। वह बंदा एंसेस्टर के पास आकर उसे बताता है कि आप इस जगह को डिस्ट्रॉय मत कीजिए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तो हमने इस जगह को दोबारा से बनाया है। लेकिन एंसेस्टर काफ़ी हैरान होकर उस बंदे से पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। लेकिन इससे पहले कि वो बंदा कोई जवाब दे पाता, अचानक ही वहाँ पर एक लड़की काफ़ी तेजी के साथ वहाँ पर आती है और एंसेस्टर के सामने एक मैप में कई सारी चीज़ें क्रिएट करती हैं। फिर वहाँ बंदा, जो कि व्हील चेयर में था, एंसेस्टर को बताता है कि असल में वो जू यांग सेट का एंसेस्टर है और वो मास्टर जू का सबसे क्लोएस्ट डिसाइपल है। मैं और ये जो लड़की है, ये हम दोनों ही आपके डिसाइपल हैं। एंसेस्टर उनकी बातों को सुनकर सबसे पहले हैरान होते हैं। फिर वो बंदा आके बताता है कि लगता है कि आप फिर से सारे मेमोरीज भूल चुके हो। फिर वो बंदा आके बताता है कि दरअसल कुछ दिन पहले ही बहुत ही 8 वॉरियर्स ने हमारे सेट के ऊपर अटैक कर दिया था। जब उन 8 वॉरियर्स ने देखा कि वो आपको हरा नहीं सकते, तब उन लोगों ने एक चाल चला। उस टेक्निक की मदद से उन लोगों ने आपके मेमोरी को ही इरेज कर दिया, ताकि आपको कुछ भी चीज़ याद ना हो। और इसी के साथ ही दोस्तों, हमें यहाँ पर पता चलता है कि असल में ये दोनों ही डिसाइपल किसी और के नहीं बल्कि शुइन के ही डिसाइपल हैं, जो कि एंसेस्टर को उनके सेट के तरफ ही भड़का रहे थे। फिर बंदे से कहता है कि तुम आगे अपने स्टोरी को कंटिन्यू रख सकते हो। लेकिन एंसेस्टर के बात को सुनने के बाद वो बंदा अपने आप से कहने लगता है, बहुत ही अच्छा है कि जब तक मुझे ये बात याद है। फिर वो बंदा आगे बताता है कि टियाना सेट के कल्टीवेटर्स काफी ज्यादा बुरे होते हैं, जो कि अलग अलग सेट में जाकर कब्जा कर रहे हैं। और इसके अलावा उनके पास एक ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है जिसे कि फायर गॉड बीस्ट कहा जाता है। वो उसका आकार बहुत ही विशाल होता है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उस डिसाइपल की बातों को सुनने के बाद एंसेस्टर जियांग उस फायर गॉड ड्रैगन को देखते हुए कहने लगता है कि यह नाम सच में काफी ज्यादा अच्छा है। फिर वो बंदा बताता है कि कुछ महीने पहले ही मास्टर जू अपने एक सफर पर निकले थे, लेकिन उनके साथ रियल सेट के कुछ कल्टीवेटर्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। उन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक इसलिए किया था क्योंकि हम लोगों ने उनका साथ देने से मना कर दी, और इसी की वजह से वो लोग काफी गुस्सा हो गए और गुस्से के चलते उन लोगों ने हमारे सेट के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया। अब उस बंदे के कुछ देर बातों को सुनने के बाद अचानक ही एंसेस्टर वहां से उठकर जाने लगते हैं। तब ये देखकर वो लड़की कहती है कि आखिरकार आप क्या टियाना सेट में जा रहे हो। लेकिन एंसेस्टर कहता है कि नहीं, बल्कि वो चाय पीने जा रहा है। इस पर वो लड़की भी एंसेस्टर के पीछे पीछे चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम उस बंदे को देखते हैं जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, क्योंकि कहीं न कहीं उसका प्लान था वो बिगड़ रहा था। दूसरी तरफ हम असली एंसेस्टर के डिसाइपल्स को देखते हैं, जो कि आपने से 3D मैप को क्रिएट करके एंसेस्टर के लोकेशन के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी लिंगो के पास एक मैसेज आता है। उस मैसेज से उसे पता चलता है कि एंसेस्टर अब 4th लेयर में भी नहीं है। अब वो सभी काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अपने एंसेस्टर को ढूंढना बंद नहीं कर रहे थे। वो लोग लगातार हर एक यूनिवर्स के दुनिया में जाकर एंसेस्टर को पूछताछ करके उनके पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कई बार ढूंढने के बाद भी उन लोगों के हाथ सिर्फ खाली लग रहा था। तब उनमें से 2 डिसाइपल अपने अपने बीस्ट के जरिए एंसेस्टर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी नाक काफी ज्यादा तेज थी और हो सकता था कि वो लोग अपने एंसेस्टर को ढूंढ सके। लेकिन इससे पहले कि वो सभी कहीं और जा पाते, वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है, जो कि उन्हें बताता है कि वो लोग 3 दिन से लगातार काम करते जा रहे हैं, उन्हें यहीं पर रहकर थोड़ा आराम करना चाहिए। डॉक्टर की बातों को सुनने के बाद जूली और वो लड़का दोनों ही एक एक करके पिल की बोतल लेकर वहां से एंसेस्टर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद कुछ ही देर में सीनियर बुफान वहां आकर उन सभी को बताता है कि कुछ दिनों से पहले मेरी सिस्टर भी लापता हो चुकी है। आखिरकार ये सब यहाँ पर हो ही क्या रहा है। लेकिन अब उन सभी को ये बात शक होने लगता है कि कहीं न कहीं किसी ने जानबूझकर इस तरह के ट्रिक का इस्तेमाल किया। उन लोगों ने पूरे टीआर सेट को ही डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और इसी की वजह से सबसे पहले तो एंसेस्टर को यहाँ से गायब कर दिया गया। और उनके पास जो दूसरे नंबर में स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर थी, वो थी लिस बुफान की सिस्टर, लेकिन अब वो भी यहाँ से गायब हो चुकी है। जिसके बाद बुफान जल्दी से अपने मैजिक का इस्तेमाल करके फैंसी की मेमोरीज को जांच करने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वही सुइन के दोनों ही डिसाइपल्स एंसेस्टर के गायब होने से पहले वहाँ पर थी। जिसकी वजह से अब उन्हें समझ में आ जाता है कि शायद इन दोनों ही डिसाइपल ने एंसेस्टर को गायब करने में अपना पूरा का पूरा योगदान दिया है, और साथ ही साथ उस
7 इमोशनल फॉर्मेशन की वजह से भी एंसेस्टर अभी तक यहाँ पर आए नहीं, क्योंकि उनके गायब होने का टाइम बहुत ही दिन हो चुका है। फिर वुफान कहता है कि मुझे डर है कि शायद उस 7 इमोशनल फॉर्मेशन की वजह से मेरा सीनियर ब्रदर सब कुछ भूल ही चुका होगा। फैंसी कहती है कि हाँ, अगर ऐसी बात है तो आगे चलकर हमारे सामने बहुत ही बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं, तो किसी भी तरह से उससे पहले ही हमें एंसेस्टर को ढूंढना होगा। जबकि वही दूसरी तरफ हम एंसेस्टर को देखते हैं, जिसके सामने उस लड़के ने चाय तो लाया था, लेकिन एंसेस्टर कहता है कि यह चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जिस बात को सुनने के बाद वो लड़की थोड़ी गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर वो एंसेस्टर के ऑर्डर के मुताबिक एकदम दूसरी चाय लाती है। चाय के कप एकदम गोल्डन कलर का था, लेकिन उस चाय को देखने के बाद भी एंसेस्टर यही कहता है कि ये चाय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब इस तरह से वो लड़की दूसरी बार भी चाय को बदलकर तीसरी बार भी लाती है, और इस बार बताती है कि इस बार ये जो चाय है ये काफी ज्यादा ओल्ड है और इसका महक बहुत ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन उस लड़की की बातों को सुनने के बाद भी एंसेस्टर को चाय में किसी भी तरह का इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा। एंसेस्टर को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जबकि वही दूसरी तरफ हम एंसेस्टर को देखते हैं। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसे वही लड़की दिखाई देती है, लेकिन तभी वो लड़की डरती हुई कहने लगती है कि एंसेस्टर प्लीज आप अपने फिंगर को मूव मत करना। असल में इस लड़की को ये बात बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था कि एंसेस्टर ने अगर अपने फिंगर को मूव किया तो ये पूरी जगह एक ही झटके में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कुछ ही देर में वो बंदा भी अपने व्हील चेयर के साथ एंसेस्टर के पास आ जाता है। फिर वो अपने साथी को जल्दी से उस 3D बोर्ड को लगाने के लिए कहता है, ताकि वो एंसेस्टर को कुछ याद दिला सके। एंसेस्टर भी उसे देखकर कहने लगता है कि ये तो टियालेंट सेक्ट है। बात को सुनने के बाद वो दोनों ही थोड़े से घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या उन्हें सब कुछ याद आ गया। फिर एंसेस्टर कहता है कि नहीं, क्या मैंने कुछ भूल कर दी। फिर वो बंदा बताता है कि नहीं एंसेस्टर, असल में हमें जल्द से जल्द टियालेंट सेट में जाना चाहिए। अब उन दोनों के बातों को सुनने के बाद एंसेस्टर कहता है कि ठीक है, मैं चलने के लिए रेडी हूँ। इस बात को जानने के बाद तो जैसे उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। हालांकि उन लोगों ने एंसेस्टर को पिछले कई दिनों से अपने ऊपर झेल कर रखा था, लेकिन जैसे ही वो दोनों वहां से निकलते हैं, अचानक ही एंसेस्टर अपनी कुर्सी से उठकर अपने थ्रोन को समन कर लेते हैं और साथ ही साथ अपने चाय के कप को भी निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ हम उन दोनों को ही देखते हैं, लेकिन वो दोनों कुछ ही दूर गए थे कि तभी अचानक उन्हें चाय की बहुत ही बढ़िया खुशबू आता है। ये देखकर वो दोनों ही काफी हैरान थे, लेकिन तभी वो लड़का समझ जाता है कि असल में यहाँ पर उनके इजाजत के बगैर कोई घुस आया है, जिसकी वजह से उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर इस तरह से कोई अंदर आ गया तो हो सकता है कि जुया यानी कि एंसेस्टर अपनी मेमोरी को हासिल कर ले और उनका प्लान पूरी तरह से खराब भी हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो लड़की डिस्टर्ब करने के लिए वहां से जा पाती, लड़का से रोकते हुए कहने लगता है कि हमें वहां जाने की अब कोई और जरूरत नहीं, क्योंकि एंसेस्टर को उनके पास्ट के बारे में जल्दी याद ही नहीं आएगा और हमें आगे के प्लान के ऊपर भी तो ध्यान देना है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जबकि वही दूसरी तरफ अब एंसेस्टर को देखते हैं। एंसेस्टर चाय की खुशबू को देखते हुए इसका तारीफ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में फैंसी ही यहाँ पर आकर एंसेस्टर के लिए उनके लिए चाय बनाई थी। लेकिन इससे पहले कि एंसेस्टर फैंसी को कुछ कह पाते, फैंसी उनका तारीफ करती है, लेकिन तभी एंसेस्टर फैंसी को देखते हुए कहने लगती है कि आखिरकार तुम कौन हो और सुयांग सेट में क्या कर रही हो। इस बात को सुनने के बाद तो फैंसी के पैर तले जैसे जमीन ही खिसक जाता है। वो समझ आती है कि उसने जिन अफवाहों को सुना है वो बिल्कुल सच है। अफवाह ये था कि एंसेस्टर अपने मेमोरीज को खो चुके हैं, इसलिए फैंसी फैसला करती है कि उसे जल्द से जल्द अपनी एंसेस्टर के मेमोरी को रिकवर करना होगा। फिर फैंसी बहुत ही शांत तरीके से एंसेस्टर को बताती है कि उसका नाम फैंसी है और मैंने सुना है कि एंसेस्टर को चाय बहुत ही ज्यादा पसंद है, और आज मैं खास आपके लिए इविल विला के चाय को लेकर आपके पास आई हूँ, जो कि हमारी इविल विला की सबसे फेमस चाय होता है। और इसके अलावा इस चाय को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैंने इसमें से थोड़ा सा रोज़ और थोड़ा सा हनी भी ऐड किया है। लेकिन एंसेस्टर कहने लगता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम चाहती हो कि मैं इस चाय को पीऊं, तो आखिरकार तुमने इसके अंदर क्या मिलाया है। इस बात को सुनकर तो फैंसी काफ़ी डर जाती है। फैंसी डरते हुए कहने लगती है कि एंसेस्टर, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि मैं आपको चोट पहुँचाऊँ, आप मुझे गलत समझ रही हो। एंसेस्टर भी अपने चाय को देखते हुए कहने लगते हैं कि तुमने जो चाय बनाया है वो देखने में
काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इसके तरीके को देखकर मुझे ये बात भी यकीन हो गया कि तुम किसी भी तरह के बैड पर्सन नहीं हो। फिर एंसेस्टर कुछ देर रुकने के बाद कहने लगते हैं कि मैं देख सकता हूँ कि तुम बहुत ही पहले से ही मेरे ऊपर नजर रख रही। एंसेस्टर को गुस्साते हुए कहने लगती है कि एंसेस्टर आप उस चाय को मत पीना क्योंकि उसमें कुछ मिलाया गया होगा। लेकिन इस बात को सुनने के बाद अचानक ही एंसेस्टर काफी गुस्सा होकर अपने हेविली प्रेशर को उस लड़की के ऊपर ही डाल देते हैं। लेकिन अब उस लड़के की बातों को सुनने के बाद एंसेस्टर थोड़े से हैरान होकर पूछते हैं कि क्या तुम सच कह रहे हो। फिर वो लड़की कहने लगती है कि हाँ, ये लड़की टिया लंसेक्ट से ही आई हुई है जिसने कि तुम्हारे मास्टर को किडनैप किया और हमारी शुयांग सेट के ऊपर भी अटैक किया। तुम्हें इसे देखते ही मार देना चाहिए। तो आखिरकार तुम किसका इंतजार कर रहे हो। दूसरी तरफ हम उस लड़की को भी देखते हैं जिसे कि एंसेस्टर ने अपने प्रेशर के सामने झुका कर रखा था। वो लड़की कहने लगती है कि तुम चाहे जितना भी कुछ कर लो जुयांग, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है कि टियाना सेट को डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि हमारे साथी के 7 इमोशनल फॉर्मेशन की वजह से तुम्हारा मेमोरी पूरी तरह से इरेज हो चुका है और तुम सिर्फ टियाना सेट को ही डिस्ट्रॉय करने के बारे में ही सोचोगे। इसके अलावा तुम्हारे दिमाग में कुछ और आएगा ही नहीं। जबकि यहाँ पर दूसरी तरफ फैंसी को भी एंसेस्टर ने बांध कर रखा था, जिसके बाद फैंसी एंसेस्टर को चाय देते हुए कहने लगती है कि ये चाय अब ठंडी हो चुकी है जिसे कि यह पिया नहीं जा सकता। लेकिन तभी अचानक एंसेस्टर जुयांग का नजर चाय के कप के साथ साथ फैंसी के लगे हुए उस हेयर पिन के ऊपर भी पड़ता है जिसके अंदर से एंसेस्टर का ऑरा निकल रहा था। जिसके बाद एंसेस्टर सीधे उस लड़की को ही वहां से दूर फेंक देता है। फिर उस लड़की को फेंकने के बाद एंसेस्टर फैंसी के अंदर से उसकी हेयर पिन को निकाल कर एंसेस्टर थोड़े हैरान होकर पूछते हैं कि ये हेयर पिन तो मेरा है और इसके अंदर मैंने अपना स्पेल कास्ट किया है, तो आखिरकार मैंने इसे तुम्हें कब दिया था। एंसेस्टर के बातों को सुनने के बाद फैंसी एंसेस्टर के आंखें छूकर उन्हें क्रिएट करते हुए कहने लगती है कि एंसेस्टर असल में मैं आपकी ही डिसाइपल हूँ और मैंने आपके अंडर रहकर अपने कल्टीवेशन को इंक्रीज किया है और इसके अलावा आपके और भी कई सारे डिसाइपल्स हैं। एंसेस्टर भी इस बात को सुनकर थोड़े हैरान थे कि उसके पास और भी कई सारे डिसाइपल हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वही व्हील चेयर वाला बंदा आ जाता है जो कहता है कि एंसेस्टर तो सुयांग सेक्ट में ही रहकर कल्टीवेशन करते थे और उन्होंने कभी भी अपने लिए किसी डिसाइपल को नहीं चुना, तो आखिरकार तुम झूठ क्यों बोल रही हो। फैंसी भी एंसेस्टर को बताती है कि वो किसी भी तरह की झूठ नहीं बोल रही बल्कि उसने जो कुछ भी कहा वो 100% सच है। फिर वो लड़की भी कहने लगती है कि तुम एक धोखेबाज लड़की हो क्योंकि तुम्हारे पास दाव पावर और न ही किसी भी तरह का टैलेंटेड है, तो आखिरकार तुम्हारे जैसी ऑर्डिनरी लड़की को एंसेस्टर अपना डिसाइपल कैसे मान सकते हैं। और जब तुमने झूठ बोलने की कोशिश की ही तो एंसेस्टर तुम्हें जरूर ही पनिशमेंट देगा। यहाँ पर कुछ देर शांति छाया रहता है। फिर एंसेस्टर एक पल के लिए फैंसी के ऊपर अपने हेविली प्रेशर को डालते हैं, लेकिन यहाँ पर फैंसी को कुछ होता ही नहीं। फिर एंसेस्टर फैंसी को देखते हुए कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें सजा ये देता हूँ कि तुम लाइफ टाइम तक सिर्फ मेरे लिए ही चाय बनाओगी और तुम मेरे लिए एक सर्वेंट का काम करोगी। लेकिन एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद वो लड़की काफी गुस्साते हुए कहने लगती है कि आखिरकार आप ये कैसा सजा इसे दे रही हो। लेकिन उसका साथी उसे रोकते हुए कहने लगता है कि एंसेस्टर ने अपने लिए एक चाय बनाने वाली मेड चुन लिया है, वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जबकि दूसरी तरफ हम फैंसी को देखते हैं जो कि एंसेस्टर के दिए हुए पनिशमेंट को खुशी खुशी मान जाती है और साथ ही साथ वो एंसेस्टर के लिए चाय भी उन्हें बनाकर देती है। यहाँ पर एंसेस्टर उसके लॉयल्टी को देखकर काफी खुश होकर उसकी हेयर पिन को से वापस लौटाती है। फिर दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अपने साथी को कहने लगती है कि तुम्हें डर नहीं है कि अगर ये लड़की एंसेस्टर के साथ रही तो इससे अपने मेमोरीज याद आ जाएंगी। लेकिन लड़का कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसने अपने मेमोरीज खो दिए हैं और अगर जुयांग इस लड़की को इतनी ज्यादा पसंद करता है तो वो इसके साथ रह सकती है। जिसके बाद अचानक वो लड़की फैंसी की आंखें आते हुए एंसेस्टर को कहती है कि हमें टियालन इमॉर्टल डोमेन में चले जाना चाहिए ताकि हम अपने मास्टर को ढूंढ सकें। लेकिन यहाँ पर फैंसी उसके बातों को इग्नोर करते हुए सीधे एंसेस्टर के पास जाकर उन्हें चाय देती है। एंसेस्टर भी फैंसी के बनाए हुए चाय को पीते हुए कहने लगता है कि ठीक है, तुम आगे का रास्ता दिखाओ। जिसके बाद वो दोनों भी एंसेस्टर को आगे का रास्ता दिखाने लगते हैं। यहाँ से सीन बदलकर हमें सिटी का सीन दिखाते हुए होता है जहाँ पर एंसेस्टर के पोस्टर को हर एक जगह पर लगाया जा रहा था। असल में एंसेस्टर जुयांग मिसिंग थे, इसी की वजह से एंसेस्टर को ढूंढ कर निकालने वाले को बहुत ही अच्छा खासा इनाम मिलने वाला था। लेकिन कोई भी एंसेस्टर को ढूंढने के लिए आगे नहीं जाना चाहता था क्योंकि उन सभी को ये बात काफी अच्छी तरह से मालूम था कि एंसेस्टर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर उन्हें किसी तरह का गलत फहमी हो गया
गया तो उनका बचना नामुमकिन होगा। लेकिन वही उसी सिटी के सड़क के किनारे फैंसी अपने एंसेस्टर को टियाना सर की तरफ लेकर जा रही थी। ये देखकर वही लड़की जो कि पोस्टर लगा रही थी काफी हैरान थी। लेकिन तभी हम व्हील चेयर वाले बंदे को देखते हैं जो कि फैंसी को देखते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे सारे ही साथी अपने टियाना सर में वापस लौट गए, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आखिरकार तुम्हारा मकसद क्या है? लेकिन उसके बातों को सुनने के बाद एंसेस्टर थोड़े गुस्सा होकर उसे एक नज़र देखते हैं। एंसेस्टर की नज़र को देखते हुए ही वह बंदा वहीं पर चुप हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ सड़क में किनारे कुछ कल्टीवेटर एंसेस्टर को पहचान गए थे। उन्हें लगता है कि जैसे ये दोनों ही एंसेस्टर के नए डिसाइपल हैं, लेकिन इन फैंसी के साथ ही उन दोनों को बीच में ही रोक देती हैं। जिसके बाद एंसेस्टर फैंसी को बताता है कि एंसेस्टर असल में अब यहाँ पर कई बार चाय पीने आ गए और अपने ड्रैगन की सवारी करते हुए आप उसे या कह के बुलाते थे। इस बात को सुनने के बाद एंसेस्टर को कुछ याद आने लगता है। तभी फैंसी इसी मौके का तलाश करते हुए एंसेस्टर को बताती है कि आप अपने ड्रैगन किंग को जब भी इस नाम से बुलाते थे वो चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो, वो एक ही झटके में ही आपके पास आ जाता था। लेकिन तभी वो बीच में वही लड़के आगे आकर सब कुछ रोकते हुए कहने लगते हैं कि एंसेस्टर ने आज से पहले किसी भी तरह के ड्रैगन का सवारी नहीं किया, आखिरकार तुम क्या बात बोल रही हो? तभी एंसेस्टर का नजर वहाँ पर चाय की दुकान पर पड़ता है, जिसे देखकर वो कहने लगते हैं कि क्या तुम इसी चाय के बारे में बातें कर रही थी? दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि एंसेस्टर को ढूंढ तो लिया था, लेकिन वो समझ जाती है कि शायद एंसेस्टर के मेमोरीज मिटा दिए गए हैं। इसी वजह से वो अपने साथी को बताती है कि उन्हें टियाना सेट में वापस जाना चाहिए, लेकिन याद रहे कि किसी को भी इसके बारे में कानो कान कुछ भी खबर ना हो। लेकिन असल में उनकी इस बातचीत को वो दोनों लोग भी नोटिस कर लेते हैं कि अब इनके बारे में उन सभी को पता ही चल जाएगा। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि जल्दी से एंसेस्टर के यानी कि टियाना सेट में पहुंच जाती है। वो जाने के बाद सारे डिसेबल को सारी बातें बताती है कि कैसे एंसेस्टर को कुछ भी याद नहीं है। वो सभी समझ जाते हैं कि शायद कोई बहुत ही गहरा ट्रैप बिछा रहा है ताकि वो टियाना सेट को डिस्ट्रॉय कर सके। उनके बातों के बीच ड्रैगन किंग भी आते हुए कहने लगता है कि आखिरकार मेरा बॉस कहाँ पर है, तो मुझे उस जगह पर लेकर जाओ, मैं उन्हें हर एक चीज को दोबारा याद दिलाने में मदद करूंगा। वो लड़की भी बता देती है कि असल में एंसेस्टर डोंग मुआ सिटी नाम की जगह पर है। इस बात को सुनने के बाद ड्रैगन किंग काफी तेजी के साथ एंसेस्टर के पास चला जाता है। ये देखकर लिन भी उसके साथ ही जाने वाला था, लेकिन किंगसू ने बताती है कि अगर सभी वहीं पर चले गए तो टियाना सेट पूरी तरह से खाली हो जाएगा और इस मौके का फायदा उठाकर हमारे दुश्मन हमारे टियाना सेट पर अटैक करके इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए कुछ को यहीं पर रहना होगा, क्योंकि फैंसी भी तो एंसेस्टर के साथ है, तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और इतना कहने के बाद किंगसू भी एंसेस्टर के पास चली जाती हैं। जबकि वही दूसरी तरफ हम एंसेस्टर को देखते हैं जहाँ फैंसी एंसेस्टर के लिए चाय बना रही थी कि तभी अचानक वही लड़की एंसेस्टर के पास आती है और कहती है कि बताइए एंसेस्टर, आपको ये चाय कैसा लगा? लेकिन तभी वहाँ पर ड्रैगन किंग काफी तेजी के साथ एंसेस्टर के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की एक ही हाथ से ही उसे दूर फेंक देती है, जिसकी वजह से ड्रैगन किंग एक पेड़ के पास जाकर टकरा जाता है और वो अब समझ नहीं पा रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। वो होश में आने के बाद एंसेस्टर को देखता है। तभी वो व्हील चेयर वाला बंदा ड्रैगन किंग को देखते हुए कहने लगता है कि तुम टियाना सेट के वही बीस्ट हो जिसने कि एंसेस्टर के ऊपर एक बार अटैक किया था। लेकिन अब उनकी बातों को सुनने के बाद ड्रैगन किंग को काफी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से अपने रूप को बदलने ही वाला था ताकि वो इन दोनों को सबक सिखा सके, लेकिन वही लड़की अपने मैजिक का इस्तेमाल करके ड्रैगन किंग को अपनी एनर्जी से बांध देती है ताकि ड्रैगन किंग कुछ कर ही ना पाए। लेकिन तभी अचानक उन दोनों के बातों के बीच एंसेस्टर उठकर ड्रैगन किंग की तरफ जाने लगते हैं। ये देखकर उन दोनों को लगता है कि अब ड्रैगन किंग अपने हाथ मास्टर के हाथों ही मारा जाएगा। ड्रैगन किंग बेचारा जो कि अभी तक बेचैन होकर पड़ा हुआ था, वो एंसेस्टर को देख कर हिलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन साथ ही यहाँ पर फैंसी को भी डर लग रहा था कि कहीं एंसेस्टर ड्रैगन किंग को चोट ना पहुंचा दे। जिसके बाद एंसेस्टर अपने हाथ को आगे बढ़ाकर ड्रैगन किंग को कुछ करने ही वाला था। ये देखकर बेचारा ड्रैगन किंग भी डर के मारे अपने आंखें बंद कर लेता है, लेकिन असल में यहाँ पर एंसेस्टर तो ड्रैगन किंग को कैसे आजाद कराता है और फिर ड्रैगन किंग को देखते हुए कहने लगता है कि क्या वह उसका सवारी बनना चाहेगा। इस पर ड्रैगन किंग काफी खुश हुए कहने लगता है कि बिल्कुल बॉस, ये भी कोई पूछने वाला बात है, आप मेरे सवारी कर सकते हो। लेकिन तभी वो बंदा थोड़ा गुस्सा हुए कहने लगता है कि एंसेस्टर, आखिरकार आप इसे अपना सवारी कैसे बना सकती हो, क्योंकि ये तो एक चमगादड़ जैसा दिख रहा है। लेकिन तभी फिर से एंसेस्टर अपनी आंख उसे दिखाता है, जिसके वजह से बेचारा दोबारा डर गया था। जिसके बाद ड्रैगन किंग थोड़ी गुस्सा हुए कहने लगता है कि आखिरकार तुम चमगादड़ किसे कह रही हो? तुम्हें पता ही नहीं कि आखिरकार एंसेस्टर ने मेरा
सवारी कितनी बार किया है। और इसके अलावा अगर तुम सच में एंसेस्टर को अपना एंसेस्टर मानते हो तो तुम उनके ऑर्डर को डिसओबे नहीं कर सकते, तुम्हें उनके ऑर्डर को फॉलो ही करना होगा। हालांकि यहाँ पर वो दोनों एंसेस्टर को बार बार टिरानोसैट के डिसाइपल को चोट पहुंचाने की कोशिश करवा रहे थे, लेकिन हर बार उनका कोशिश नाकाम होता जा रहा था। ड्रैगन किंग के बातों को सुनने के बाद एंसेस्टर भी ड्रैगन किंग की बातों से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वहाँ उसे अपना परमानेंट सवारी बना लेता है। जिसके बाद ड्रैगन किंग खुशी खुशी एंसेस्टर को अपने पीठ के ऊपर सवार होकर अब आंखी के रास्ते की ओर ले जाने लगता है। एंसेस्टर भी बिना झिझक के ही ड्रैगन किंग के ऊपर सवार होकर उसकी सवारी करने लग जाते हैं, जबकि वही दूसरी तरफ जमीन पर हम उन दोनों को ही देखते हैं जो कि ये देखकर आग बबूले होते जा रहे थे, क्योंकि उन दोनों की इतने ज्यादा प्लानिंग करने के बावजूद भी एंसेस्टर कुछ भी नहीं कर रहे थे। तभी वो काफी गुस्साते हुए कहने लगता है कि भले ही हम उस चमगादड़ को मार नहीं सकते, लेकिन इसे तो मार ही सकते हैं। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि किंग सू भी वहाँ पर आ जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ही आज मैंने एक ही बार में ही 2 एपिसोड को एक साथ एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना मत भूलिएगा।